अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक बहुत ही डरावनी कहानी, अजीब रहस्य। उन दोनों की उम्र 9-10 साल थी। इस तपती दोपहर में वो दोनों कच्चे आम तोड़ने जा रही थीं। आम के पेड़ उनके घर से कुछ फासले पर थे और बीच में बिल्कुल खाली मैदान था जिसके बारे में अजीब अजीब बातें मशहूर थीं। और उन पेड़ों तक जाने के लिए उस मैदान से गुजरना ज़रूरी पड़ता था, इसलिए आम के पेड़ों तक कोई नहीं जाता था। लेकिन वो दोनों हर बात से लापरवाह चली जा रही थीं। उन्हें बस वो कच्चे आम ही चाहिए थे जिन्हें वो हर रोज़ ललचाई नज़रों से देखती थीं, लेकिन घर वालों के मना करने की वजह से वहाँ जा नहीं पाई। बदकिस्मती या खुशकिस्मती से आज दोनों के घर वाले दोपहर की नींद ले रहे थे और उन दोनों को घर से निकलने का मौका मिल गया। बड़े बड़े कच्चे आम लटके देखकर उनकी आंखों में चमक आ गई और मुंह में पानी। नमक मिर्च लगाकर कच्चे आम खाने का अपना ही मज़ा था और इसी मज़े को पाने के लिए वो घर वालों के मना करने के बावजूद घर से निकल आईं। जल्दी चलो रानी, जल्दी तोड़ के फिर वापस भी आना है। रानी, जो अपने नाम की तरह बिल्कुल रानियों जैसी थी, तेज तेज कदम उठाने लगी। तेरे पास नमक तो है ना? रानी ने रूमी से पूछा तो उसने हाँ में और जोश में गर्दन हिला दी। बिल्कुल, और नमक में ज़्यादा सुर्ख मिर्चें भी डाल दी हैं। वाह, आज तो मज़ा आ जाएगा, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ गया, रानी ने खुशी से चहकते हुए कहा और वो दोनों तेज़ कदमों से मैदान में चलने लगीं। गरम लू और तेज़ धूप उनका चेहरा जलाए दे रही थी और पसीना बह बहकर उनके कपड़े भिगो रहा था, लेकिन उन्हें भला इसकी कब परवाह थी। वो तो बस जल्दी से कच्चे आम तोड़कर वहीं बैठकर खाना चाहती थीं ताकि घर वालों को उनकी खुफिया कार्रवाई का पता न चल सके। पेड़ के पास पहुंचकर रानी जल्दी से ऊपर चढ़ गई और कच्चे आम तोड़कर नीचे फेंकने लगी। रूही जल्दी से उन्हें इकट्ठा करने लगी। बस कर रानी, काफ़ी हैं। रानी नीचे आ गई और फिर वो दोनों मज़े से आम खाने लगीं और जब पेट भर गया तो वापसी के लिए कदम बढ़ा दिए। रूही, रूही, रानी की तेज़ आवाज़ पर रूही ने मुड़कर देखा और थक से रह गई। रानी कहीं भी मौजूद नहीं थी। रानी, तुम कहाँ हो? रूही ने डरते हुए पूछा, क्योंकि दूर तक सिवाय खाली मैदान के कुछ नहीं था। रूही, खुदा के लिए मुझे बचा लो रूही। रानी की रोती हुई आवाज़ लगातार आ रही थी। तुम मुझे नज़र क्यों नहीं आ रही? रूही डरते हुए इधर उधर देख रही थी। रानी लगातार रूही को बुला रही थी। उसकी रोती हुई आवाज़ रूही के दिल और दिमाग को दहला रही थी, लेकिन रानी उसे कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। मुझे बचा लो रूही, रूही। और रूही डरती हुई वहाँ से भाग आई और घर वाले उसकी हालत देखकर थक से रह गए। सुर्ख और दहशत ज़दा चेहरा, फूली हुई सांस और सबसे डरावनी चीज़ जिसने घर वालों को हैरान कर दिया वो रूही के सफ़ेद बाल थे। उसका सारा सर पूरी तरह से सफ़ेद हो चुका था, जबकि वो सिर्फ 10 साल की थी और 15 मिनट पहले तक उसके बाल काले थे। घर आते ही वो बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो सब घर वाले परेशान से उसके आसपास खड़े थे और घर वालों के पूछने पर उसने रोते हुए सारी बात उनको बता दी। वो सब रानी के घर दौड़े और ये बात उनको बताई। रानी की माँ और बाकी घर वाले नंगे पांव मैदान की तरफ दौड़े, लेकिन वहाँ खाली मैदान उनका मुंह चिढ़ा रहा था। अम्मा, मुझे निकालो यहाँ से, मुझे बचा लो। रानी की दिल दहलाती आवाज़ ने सबको हिला दिया। तू कहाँ है मेरी रानी, मुझे बता। रानी की माँ ने चिल्लाते हुए दुख भरे लहजे में कहा, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। बस अम्मा मुझे बचा लो की आवाज़ें उनका दिल लरजाती रहीं। पूरा दिन और रात गुजर गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। कई आमिल आए
लेकिन वो भी कुछ मालूम नहीं कर सके। क्योंकि आवाज़ ज़मीन के नीचे से आ रही थी, इसलिए वो ज़मीन भी खोदी गई बहुत गहराई तक, लेकिन कुछ नहीं मिला। रानी की आवाज़ वैसे तो धीमी हो गई थी, लेकिन कुछ कुछ देर से आ रही थी। दिन पर दिन गुजरते गए। ये वाक़या बहुत फैला। बहुत से लोगों ने रानी का सुराग लगाने की कोशिश की, लेकिन सब नाकाम रहे। न जाने रानी को ज़मीन खा गई कि आसमान निगल गया, और फिर सबकी तवज्जो, सबका ध्यान उससे हट गया। रानी की आवाज़ अब आना ख़त्म हो चुकी थी, और लोग भी कब तक वहाँ रहते। तलाश कर कर के सब हार चुके थे, इसलिए सब ने चुप साध ली। बस रानी की माँ ही थी जिसे सब्र नहीं आ रहा था। वो हर वक्त उसी जगह मौजूद रहती और रानी रानी पुकारती रहती। यकीनन वो पागल हो चुकी थी या होने वाली थी। अकरम की उम्र 9 साल थी। उसने बहाना बनाकर स्कूल से छुट्टी ली और अब अपने बाप के साथ खेतों की तरफ जा रहा था। साथ में बातें करके बाप का दिल भी बहला रहा था। इकलौता था, सो खूब लाडला था, और कभी कभी इस लाड का बहुत अच्छी तरह फ़ायदा उठाता था। उसके एक हाथ में उसकी प्यारी बकरी की रस्सी भी थी। वो अपनी इस भूरे रंग की बकरी से बहुत प्यार करता था और स्कूल के अलावा हर वक्त उसे अपने साथ चिपकाए रखता। बल्कि बकरी भी उससे बहुत मानूस थी। जब तक वो स्कूल से नहीं आता में करती रहती, और जब उसे अकरम नज़र आता वो में करके घर सर पर उठा लेती और अकरम की तरफ लपकती। सबको अकरम के साथ उसकी दोस्ती का पता था। अब भी अपने बाप के साथ बातें बघाड़ने के अलावा धीरे धीरे वो बकरी के सर पर हाथ फेर रहा था। वो हल्का सा मिनमिना कर अपनी खुशी का इजहार करती उसके साथ चलती आ रही थी। वो मैदान के पास पहुंच चुके थे। अकरम का बाप उससे थोड़ा आगे चल रहा था। अब्बा अब्बा की पुकार और बकरी की जोर की मिनमिनाहट पर अकरम के बाप ने चौंक कर पीछे देखा और उसकी आंखें हैरत से फटने के करीब हो गईं। अकरम गायब था। उसके भूरे रंग की बकरी बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी थी। अब्बा अब्बा की आवाज़ें लगातार आ रही थीं। अकरम अकरम बेटे तुम किधर हो? लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। बस अब्बा अब्बा मुझे बचा लो की आवाज़ उसके दिल को लर्जा देती थी। कुछ दिन पहले होने वाला रानी का वाक़या उसकी नज़रों में घूम गया और उसका दिल सूखे पत्ते की तरह कांप गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा अकरम गायब नहीं हो सकता। लेकिन जो होना था वो हो चुका था। उसका इकलौता लाडला बेटा उसके सामने गायब हो गया और वो कुछ भी नहीं कर पाया। सबको इस दर्दनाक वाक़े की खबर हो गई और अकरम की तलाश ज़ोर शोर से शुरू हो गई। लेकिन अकरम को न मिलना था न मिला। थक हार कर सब चुप हो गए। वो और कर भी क्या सकते थे। लेकिन बकरी के बाल भी रूही की तरह सफ़ेद होना उनको हैरान कर गया। अकरम के बाप को पता भी नहीं चला था कि कब अकरम उस मैदान में दाखिल हो गया था, वरना वो उसे ज़रूर रोकता। रानी की तरह उसकी आवाज़ें भी सुनाई देती रहीं और मध्यम होते हुए गायब हो गईं। पूरे इलाके में डर फैल गया था। लोग डरे सहमे रहने लगे। घरों से बाहर जाना कम हो गया और उस मैदान के पास तो बिल्कुल भी कोई नहीं जाता था। बच्चों को डरावनी कहानियां सुनाकर यूं डराया गया कि वो उस मैदान का नाम सुनते ही कांपने लगते, और ये उनके लिए ठीक भी था। हैरत की बात ये थी कि दोनों गायब होने वाले बच्चों की उम्रें 9 साल थीं और उनके साथ मौजूद जानदार के बाल सफ़ेद हो गए, चाहे वो जानदार इंसान हो या जानवर। बहुत से आमिल आए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उनका अमल एक हद से आगे नहीं बढ़ता था। सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता था। काले इल्म वाले भी आए, बहुत तोड़ किए, बहुत से चिल्ले काटे, बहुत सी भेंटें दी, लेकिन सिवाय अंधेरे के कुछ नज़र नहीं आया। वो मायूस लौट गए। सबको सब्र आ गया, सिवाय उन बच्चों के वालिदैन के जिनके बच्चे गायब हुए थे। वो तो जैसे मैदान के पास डेरा डालकर बैठ गए और उस जगह को तकते रहते जहां उनके बच्चे गायब हुए थे। और उस दौरान उन्होंने एक बात नोट की कि हर रात दर्जनों के हिसाब से मक्खियाँ उस जगह भिनभिनाती रहती, लेकिन वो मक्खियाँ
साइज में आम मक्खियों से बहुत बड़ी थी और उनकी आवाज़ कानों के पर्दे फाड़ती मालूम होती। दिन को उनका नामो निशान भी नहीं होता, लेकिन आधी रात को न जाने कहाँ से वो आ जाती थीं और उनकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा होती कि उनको देखकर डर लगता। एक आमिल ने उस दौरान दावा किया कि वो ऐसा अमल करेगा कि उस जगह का रहस्य खुल जाएगा और जो कुछ भी होगा वो सामने आ जाएगा। लोगों के डरे दिलों को किसी हद तक चैन आ गया, लेकिन फिर भी वो डरे हुए थे। डर इतनी आसानी से कहाँ पीछा छोड़ता है। ऐसा ही हाल इस इलाके के लोगों का था। उस आमिल के दावे के बाद वो किसी हद तक नॉर्मल हो पाए थे, वरना किसी अनहोनी का खतरा हर वक्त दिल धड़काता रहता। और फिर उस आमिल का दावा किसी हद तक सच्चा निकला। पूरे 3 दिन उसने कोई अमल पढ़ा था और जब किसी हद तक उसे इस जगह के रहस्य का पता चला तो उसकी रंगत हल्दी की तरह पीली हो गई, जैसे किसी ने एकदम उसका सारा खून निचोड़ लिया हो। उसका जिस्म कांप रहा था, बिल्कुल किसी सूखे पत्ते की तरह, और उसकी ये हालत देखकर लोग डर गए। जब बहुत देर बाद जाकर आमिल की हालत कुछ बेहतर हुई तो उसने डरते डरते सिर्फ इतना बताया, वो दोनों बच्चे वापस आ जाएंगे अगर वो वाकई बचे हुए तो। किसी को आमिल की बात समझ में नहीं आई। वो बोलता रहा, हाँ, मेरे बाद इतना करना कि इस जगह के आसपास एक मजबूत हदबंदी कायम कर देना, वरना इस जगह का दायरा फैलते फैलते पूरे इलाके में फैल जाएगा और फिर कोई भी नहीं बचेगा। और अब मैं भी नहीं बचूंगा, क्योंकि इस जगह का राज मुझ पर खुल चुका है, और जिस पर इस जगह का भेद खुल जाता है वो इसी जगह का रहने वाला बन जाता है या बनने पर मजबूर कर दिया जाता है। और मैं भी मजबूर कर दिया गया हूँ, और अगर मैंने आपको इस जगह का भेद बता दिया तो फिर तुम सबको इस जगह का रहने वाला बनना पड़ेगा। और इस जगह का रहने वाला होने से तो बेहतर है इंसान खुदकुशी कर ले और मौत को गले लगा ले। फिर वो आमिल उठा, उस जगह के आसपास निशानी लगाई। इस जगह हदबंदी करना बिल्कुल नहीं भूलना, एक मजबूत दीवार इसका अच्छा हल है। देखो, आज ही से हदबंदी कर दो, जो तुम्हें कल के नुकसान से बचाएगी। मेरी बात को भूलना मत, क्योंकि ये बात नज़रअंदाज करने के बिल्कुल काबिल नहीं। क्योंकि जो कुछ मैं जान चुका हूँ, अगर तुम्हें मालूम हो जाए तो एक लम्हा भी इस जगह नहीं रुको। फौरन जाओ और दीवार बनाने का काम अभी से शुरू कर दो। कुछ लोगों ने फौरन अमल किया और वहाँ से चले गए ताकि ज़रूरत का सामान दीवार बनाने के लिए ला सकें। उनको गए कुछ ही देर हुई थी कि एक दिल लर्जा देने वाली बात हुई। जिस जगह वो आमिल खड़ा था वहाँ से हल्का सा धुआं उठा और आमिल को अपनी लपेट में ले लिया। और फिर लोगों ने जो मंजर देखा वो बेहद दहशतज़दा करने वाला था। आमिल का कद छोटा होते होते एक बिल्कुल 9 साल के बच्चे के बराबर हो गया, और फिर उसके मुंह से दर्दनाक निकलती चीखों ने सबको अपनी जगह पर जमा कर रख दिया। और फिर आमिल भी अकरम और रानी की तरह गायब हो गया, लेकिन उसकी चीखें लगातार सुनाई देती रहीं और पहले वाले वाक़ये की तरह मध्यम होते होते गायब हो गईं। और फिर एक और हैरान करने वाला वाक़या पेश आया जिसने सबको भौंचक्का कर दिया। कुछ दिन पहले गायब होने वाले अकरम और रानी उनके सामने खड़े थे, लेकिन किस हाल में। उनके जिस्म तो 9 साल के बच्चे जैसे थे, लेकिन उनका चेहरा, उफ खुदाया, उनका चेहरा किसी 90 साल के बूढ़ों जैसा था। सफ़ेद बाल, सफ़ेद भौवें, जो कि उनको अजीब सा बना दे रहे थे। यहाँ तक कि उनके पेरेंट्स भी ठिठक गए, लेकिन फिर उनके पेरेंट्स लपक कर उनके पास गए और ज़ोर ज़ोर से रोते हुए उनको अपने साथ लिपटा लिया। लेकिन वो दोनों बिना हरकत के ऐसे खड़े थे जैसे कोई रोबोट हो, और मुंह से कुछ नहीं बोले। उन दोनों को घर ले जाया गया, खाना दिया गया। वो सारे काम किसी रोबोट की तरह करते रहे, लेकिन उनकी खामोशी नहीं टूटी। उनके बूढ़े चेहरे सबके दिल में डर भरते रहे,
लेकिन उन दोनों को किसी बात से कोई मतलब नहीं था। फिर उसी दिन लोगों ने आमिल की बताई हुई जगह पर दीवार बनाकर हदबंदी कर दी और फिर लोग काफ़ी रिलैक्स्ड हो गए। लेकिन जब जब वो रानी और अकरम को देखते वो फिर से डर जाते। वक्त गुजरता रहा और फिर 41वीं रात गुजर गई। सुबह के वक्त लोगों ने देखा तो रानी और अकरम दोनों अपनी अपनी जगह राख का ढेर की सूरत में पड़े थे। ऐसा क्यों हुआ, ये एक राज ही रहा जिसने लोगों को हैरान करके रख दिया था। फिर उस हदबंदी की वजह से कोई भी गायब नहीं हुआ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।